Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are enjoying good health. If you are new at my YouTube channel, don't forget to subscribe. लास्ट लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था. सेल मेम्ब्रेन का ब्रीफली इंट्रोडक्शन, उसके अलावा उसकी डेफिनेशन, उसकी केमिकल कंपोजिशन कि कौन कौन से केमिकल से मिलकर बनती है. तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कौन कौन से केमिकल्स के बारे में बताया था कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और MD कैट प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, डिफरेंट मॉडल्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. तो यहाँ तक हमने ब्रीफली इसको डिस्कस किया था. जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी MD कैट की प्रिपरेशन के हवाले से वो सब की सब मैंने आपके साथ शेयर की थी. आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. अब ये जो सेल मेम्ब्रेन एक पर्दा सेल के बाहर, एनिमल सेल्स की बात करें तो उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन. तो ये जो एक पर्दा है, आखिर इसका फंक्शन क्या है, ये क्यों ज़रूरी है सेल मेम्ब्रेन सेल की हेल्थ के लिए या सेल की सर्वाइवल के लिए, आखिर ये क्यों ज़रूरी है. तो सेल मेम्ब्रेन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. उनको अपने सर्वाइवल के लिए डिफरेंट चेंजिंग्स करनी होती हैं, मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं. उन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. सबसे पहली चीज़ जो सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. कोई भी हार्मफुल चीज़ सेल के अंदर ईजीली नहीं आ सकती. सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री है उसके लिए, वो इंटर नहीं होने देगी किसी भी हार्मफुल चीज़ को. तो एक तो बात होगी कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. दूसरी बात क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन भी करती है. जो चीज़ें सेल के लिए ज़रूरी होती हैं वो इंटर भी होती हैं. लेकिन अब ये एंट्री कैसे होती है, ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो ट्रांसपोर्टेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं. सबसे पहले क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी फेवरेटिज्म करती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, रेगुलेशन करी होती है, डिफरेंशियल परमिएबल होती है. तो ये क्या करती है कि जो सब्सटेंसेस नॉन पोलर होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उनको ईजीली पास होने देती है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट. इसको डिफ्यूजन भी कह सकते हैं. और अगर तो वो कोई वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन मूव कर रहे हैं तो सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. इन तमाम केसेस में किसी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली डिफ्यूजन हो जाती है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन. ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको सेल के अंदर इंटर होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और हमें पता है कि जब कोई चीज़ एनर्जी को यूज़ करके मूवमेंट शो करती है तो उस तरह की ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और जो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है वो ATP की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. तो कोई चार्ज मॉलिक्यूल है, कोई पोलर मॉलिक्यूल है जो सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से इंटर होगा तो वो पहले ATP को ADP में कन्वर्ट करेगा, एनर्जी को यूटिलाइज़ करेगा और फिर सेल मेम्ब्रेन उसको इंटर होने देगी. तो इस तरह से सेल सेलेक्टिवली परमिएबल होती है. कुछ सब्सटेंसेस को ईजिली मूव करने देती है और कुछ सब्सटेंसेस को वो थोड़ा सा टफ टाइम देती है. और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होती है जिनको वो बिल्कुल भी मूव नहीं करने देती, जैसे कि हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं. इसी तरह से हमने बात कर ली कि सेल डिफ्यूजन करने देती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब हम थोड़ा सा इसकी एग्जांपल के बारे में बात करते हैं कि एक्टिव और ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट होती क्या है. फॉर एग्जांपल जैसे एक बॉल है आपके पास और आपने उसको हवा में फेंकना है, काफ़ी ऊंचा फेंकना है, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे, ठीक है, बहुत ज़ोर से फेंकेंगे उसको. वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रुकेगा और फिर वहाँ से वो नीचे आएगा. लेकिन जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. इसमें क्या, इस एग्जांपल से हमें क्या पता चला कि नीचे से ऊपर जाना दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऊपर से नीचे आना दैट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट. अगर हम लाइफ की फ़िलॉसफी देखें ना तो वो भी ऐसे ही है कि हमें बुलंदियों तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, ATPs रिक्वायर्ड होती हैं. बट अगर हमने ऊंचाई से नीचे गिरना है, ज़वाल आना है, तो फिर वो मिनट और सेकंड्स लगते हैं उसके लिए. तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है.
उसके बाद कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। तो जो साइज़ में बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट थोड़ी सी अलग होती है, उसका फिनोमेना थोड़ा सा अलग होता है। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल के लिए ज़रूरी है, साइज़ में थोड़ा बड़ा है, तो उस तरह की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन अपनी स्ट्रक्चरल चेंजिंग्स करती है, इनफोल्डिंग्स करती है। इनफोल्डिंग जैसे कैच करना होता है किसी चीज़ को, तो हम लोग अपने हाथ का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं। तो इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन भी अपनी स्ट्रक्चरल चेंजिंग्स करती है, और वो जो सॉलिड मॉलिक्यूल होगा या लिक्विड मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस इंटर होना है वो इजीली सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से इंटर हो जाता है। सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, कि कोई लार्ज मॉलिक्यूल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल चेंजिंग्स की वजह से आ रहा है। इसी तरह से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस सेल के अंदर मौजूद होते हैं जो कि वेस्ट फॉर्म में होते हैं, उनको निकलना होता है सेल से, तो वो भी वेजिकल्स की फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजिंग्स आती हैं और फिर वो वेजिकल सेल से बाहर निकल जाता है। सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, जो एंडोसाइटोसिस थी उसकी फर्दर 2 टाइप्स थी, जो चीज़ें सेल के अंदर इंटर हो रही थी वेजिकल्स की फॉर्म में। अगर तो कोई सॉलिड मटेरियल इंटर हो रहा है तो दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, इसको बोलते हैं सेलुलर ईटिंग। और अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस सेल के अंदर इंटर हो रहा है तो दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। तो आज हमने ट्रांसपोर्टेशन को डिटेल में पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा डिफ्यूजन, देन हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा हाउ लार्ज मॉलिक्यूल्स इंटर इन द सेल, जिसमें आ जाती थी एंडोसाइटोसिस, कैसे वो बाहर निकलते हैं, दैट वाज एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की फर्दर जो 2 टाइप्स थी, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। आई होप कि यहाँ तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। उसके अलावा कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और वो रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारे हार्मोन्स को, या फिर कोई हम ड्रग्स ले रहे होते हैं, जैसे हमें बुखार है, कोई बीमारी है, तो हम कोई दवाई लेते हैं। अब वो दवाई कैसे असर करती है हमारे सेल के ऊपर, उन प्रोटीन्स की मदद से, उन रिसेप्टर प्रोटीन्स की मदद से। वो रिसेप्टर प्रोटीन्स सेंस करती हैं उन ड्रग्स को, उन हार्मोन्स को, और वो सेंस करने के बाद इंफॉर्मेशन सेल के अंदर सिग्नल्स की फॉर्म में भेज देती हैं, और वो सिग्नल्स जब सेल रिसीव करता है तो अकॉर्डिंग टू द सिग्नल्स वो चेंजिंग्स ला रहा होता है अपने अंदर, और इस तरह से हमारा सेल जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई होंगी, और बहुत सारी क्यूरीज रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी सारी की सारी क्यूरीज जो हैं वो राइट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको उस डिटेल में उसका आंसर दे दूँगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफ़िज़।